तो हील होता है स्कार से, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्कार होता है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ता जाता है। इसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। बट ये हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है वो किलोइड से अलग है। क्यों? क्योंकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में मान लो 1 mm का स्कार बनना चाहिए था, उसकी जगह 2 mm का बन गया, बस। और अब नहीं बढ़ता है। लेकिन साला किलोइड जो होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आप काटोगे फिर आ जाए। किलोइड निग्रोस को ज्यादा होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, जैसे कैंसर की सेल्स करती वैसे, बिना कोई वजह के किलोइड। और ये किलोइड जनरली बोलना चाहिए कि इसका जो ट्रीटमेंट भी है बेसिकली वो है, इसमें विटामिन ए लगाना पड़ता है डायरेक्टली अंदर, या स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का नाम तो सुना होगा भी आपने, लेटेस्ट में 2-3 दिन से, है ना। ब्रिटेन वालों ने बोला है कि कोरोना के जितने भी सीरियस पेशेंट थे उनमें हम लोगों ने सबको डेक्सामेथासोन दिया, 100 में से 35 लोग 40 लोग ठीक हो गए, है ना। जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे वो लोग ठीक हो गए। तो बड़ी बात है यार ये तो ठीक है, हमारे यहाँ तो जनरल प्रैक्टिशनर कुछ भी हो तो डेक्सा तो लगाता ही लगाता है। ओके। फिर मैंने पढ़ाया था पेप स्मीयर। डॉक्टर पेप है ये, उन्होंने इसकी खोज की होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। ये एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी है। इसके अंदर वेजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, है ना, फॉर्निक्स, इनसे हम लोग टिश्यू लेते हैं और उसको कल्चर करते हैं, उसकी बायोप्सी करवाते हैं और देखते हैं कि क्या ये कैंसरस तो नहीं है। जिसमें वेजिनल पुल था, लेटरल वेजिनल स्मीयर था, ट्रिपल स्मीयर था, एंडोसर्वाइकल स्मीयर था, कंबाइंड स्मीयर थी। देर आर सो मेनी वेराइटीज। और ये सब जिस तरह का कैंसर है उस तरह से हमको उसका स्वेब निकलवाना पड़ेगा। आप सोचते क्या हो कि इसको ओवरियल कैंसर है, या इसका साइटो हार्मोन असेसमेंट करना है, इसे सर्विक्स में कैंसर है, आपको जो लग रहा है उसके हिसाब से आप वो वैरायटी का पेप स्मीयर रेडी करवाएंगे। पेप स्मीयर से 100 में से 90-95 महिलाओं की मृत्यु दर कम हो गई है, सिर्फ इस अकेले पेप स्मीयर से। और इसकी वजह है कि ये बहुत अर्ली डायग्नोस कर लेता है कैंसर। ठीक है। और भारत देश में भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी अपने मरीजों को बोलना कि जो कहने का मतलब है कि हर 40 साल की उम्र के बाद में, हर 4-5 साल में पेप स्मीयर जरूर करवाना चाहिए महिलाओं को, स्पेशली दोज वुमन हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। जिनके घरों में मम्मी, मौसी, बड़ी बहन या और कोई नानी, इनको कैंसर हुआ है यदि, सर्वाइकल वगैरह, तो उन्हें पेप स्मीयर 40 साल के बाद में जरूर कराना चाहिए, हर 2-3 सालों में। ठीक है। तो मैंने कल वाले टॉपिक रिवाइज कराया था, किलॉइड क्या है, पेप स्मीयर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मुझे आपको पढ़ाना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बेसिकली 3 टॉपिक आपको एग्जाम में आते हैं। वैसे ये नर्वस सिस्टम इतना पीछे है कि पैथोलॉजी वाले पेपर बनाते बनाते इधर जा ही नहीं पाते। देन ऑल्सो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना चाहिए। और नर्वस सिस्टम सबसे डिटेल में 4th ईयर में ढेरों बीमारियां हैं। आपको तो इसमें हाइड्रोकेफेलस है, इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेनिंजाइटिस है, नो डाउट। देन ऑल्सो आपको पता होना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। जैसे अभी मैं बहुत तेज दौड़ा तो मेरी धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि मेरा कार्डियक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए था मेरी मसल्स के लिए, ज्यादा ब्लड के लिए। फिर मैं रुक गया, कुछ मिनटों के बाद में मेरी धड़कनें वापस नॉर्मल हो गई। मुझे गुस्सा आया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गुस्सा शांत हुआ, बीपी वापस नॉर्मल हो गया, है ना। रेस्पिरेटरी बढ़ गई, रात को सोते वक्त बीएमआर घट जाता है, मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, आरबीसी काउंट घट जाता है, कार्डियक आउटपुट घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, जीआईडी मूवमेंट कम हो जाती है, जीएफआर कम हो जाता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं।
फिर वापस उठते हो तो वापस बढ़ जाते, दिन रात में चेंजेस हो जाते, जेंडर में चेंजेस, बहुत सारी चीजें। तो कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है, किसी ने बढ़ाया, कोई घटा भी रहा है। तो बहुत क्विक जो काम करता है वो है आपका नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप का होता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन आता है और स्पिनल कॉर्ड आता है। इनमें दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर व्हाइट मैटर बाहर और ग्रे मैटर अंदर होता है। ब्रेन जिसके तीन हिस्से होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क और ब्रेन, इसके भी दो हिस्से होते हैं, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन का एक और नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक और नाम है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक और नाम है सेरेब्रम। और इसी कैविटी होती है लेटरल वेंट्रिकल, जो कि सबसे बड़ी इरेगुलर वेंट्रिकल कैविटी है जिसमें सीएसएफ भरा होता है। दूसरा डायनसेफेलॉन, जिसके पांच हिस्से होते हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये हमारी सीडियन रिदमिसिटी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करते हैं, हमारे इमोशन मेंटेन करते हैं, हमारा भूख प्यास मेंटेन करता है, हमारे सारे हार्मोन मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। और ये इसी कैविटी का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये प्रोसेंसिफेलॉन था। फिर मेसेंसिफेलॉन यानी मिड ब्रेन, इसमें चार हिस्से होते हैं, टेक्टम, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्रस सेरेब्राई। और इसी कैविटी का नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। फिर आता है रोम्बेनसेफेलॉन, जिसमें दो हिस्से होते हैं, मेटासेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। एक में सेरेबेलम और पोन्स है और एक में मेडुला है। और पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम के बीच जो केविटी है उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। नर्वस सिस्टम का ब्रेन हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड भी है। और बता दूं, इसकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है, न्यूरॉन होती है। ये हिस्सा देखिए आप, दिख रहा है? ये आपको लेटरल वेंट्रिकल दिख रहे हैं दो, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट और ये फोर्थ वेंट्रिकल, दिख रहा है? ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। और आप चाहो तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर भी देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये टिलेनसेफेलॉन है, ये डायनसेफेलॉन होगा यहाँ। ये टेक्टम टेगमेंटम वाला मिड ब्रेन, और ये सेरेबेलम पोन्स मेडुला वाला हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट और ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो न्यूरॉन इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि पहला टॉपिक देखो आप बुक में, तो आपको हाइड्रोसेफेलस मिलेगा। ठीक है, उसके पहले एक दो चीजें जरूर आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो है न्यूरॉन से बनता है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा एक सपोर्टिंग सेल्स और होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है वो तीन वैरायटी की होती है। एक होती है ऑलिगोडेंड्राइट, एक होती है माइक्रोग्लिया, और एक होती है एस्ट्रोसाइट। जो एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, वो वो माइलिन शीथ बनाती है। क्या बनाती है? माइलिन शीथ। ये क्वेश्चन आया था अभी एनआरएचएम में, अभी नवंबर में एग्जाम हुई थी, बहुत सारों में से इसमें से दी भी होगी किसी ने। तो यदि ये आंसर सुना होता तो आंसर सही जाता। दूसरा माइक्रोग्लिया जो है वो मोनोसाइट बनाती है, ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाती है। और जो आखिरी में ऑलिगोडेंड्राइट्स होती है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाद में होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसमें पेरिफेरल नर्व्स होती है, दो टाइप की नर्व्स होती है, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल नर्व 12 होती है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसस। ये 12 नाम है क्रेनियल नर्व, ये 12 जोड़े। और 31 जोड़े जो होती है वो स्पाइनल नर्व्स होती है, C8, T12, L5, S5, कॉकिक्स 1। और ये मिलके बनाते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब इसमें एक और हिस्सा होता है सोमेटिक और विसरल, और इसमें भी एक और हिस्सा होता है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, जिसके दो हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? तो ये मैंने पूरा एनॉट फिजियो की बात करी आपको। अब डेवलपमेंटल एनॉमलीज आपको बुक में दिख रहा है, मिला हुआ एक नाम पढ़ा होगा आपने। तो एक बीमारी होती है, थर्ड ईयर में आपको पूरा डिटेल में है, स्पाइना बाइफिडा। बट होता क्या है कि जब हमारा शरीर बनता है तो बहुत सारी सेल्स जो है
एंडोडर्म की, एक्टोडर्म की, मेसोडर्म की, अलग अलग कोशिकाएं जो होती है वो अलग अलग सेल्स फ्यूज होकर अलग अलग अंग बनाते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टोडर्म से बनता है ना, सीवीएस मेसोडर्म से बनता है, जीआईटी। तो एक्टोडर्म की कुछ सेल्स का फ्यूजन में डिफेक्ट होने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर वॉल है वो प्रॉपर नहीं बनता, रीढ़ की हड्डी भी प्रॉपर नहीं बनती, तो गैप आ जाती है। उस गैप से स्पाइनल कॉर्ड का कोई हिस्सा, उसकी मेनिंजिस लीक करके बाहर आ जाती है। इस बीमारी का नाम है स्पाइना बाइफिडा। मैं आपको अभी ग्रुप जैसे ही खत्म होगी क्लास फोटो भेजूंगा। स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, सायरिंगोमाइलिया, मैनिंगोसील, 5-7 इसकी वेराइटी है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता अपन कभी इसके रीच आप देख पाओगे, मैं देख पाऊंगा, है ना। खूब से खूब स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा जो सबसे कॉमन वेराइटी है उसके मरीज देख लेते हैं, जिसमें जस्ट पीछे खोखली होती है, रीढ़ की हड्डी का पिछला हिस्सा नहीं होता है, तो स्किन और उसके अंदर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। वो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा डेवलप नहीं होता। बाकी मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड सब अंदर ही रहती है, रीढ़ की हड्डी में ही। बट हाँ, दरवाजा ओपन है, वो बाहर निकल पाती है वो अलग बात है। तो पीछे बंच ऑफ द हेयर आ जाते हैं जिसको ये बीमारी होती है, और थोड़े से उसके रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड होते हैं। जरा चोट लग जाए तो पीछे पीठ पर तो बेहतरीन दर्द होता है। और ये बीमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होती है, इसलिए आपको 3rd ईयर में ही पढ़ना है। पर आपको नाम जरूर पता होना चाहिए, स्पाइना बाइफिडा, माल फॉर्मेशन ऑफ वर्टिबल कॉलम। और कभी कभी तो इतना खतरनाक डेवलपमेंटल एरर होता है कि स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है, स्किन के ऊपर पालपड़ होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप समझ पा रहे हो, स्किन स्किन के वहां पर यदि स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी तो क्या होगा, क्या रिफ्लेक्सेस एग्जागरेटेड मिलेंगे, क्या बेहतरीन दर्द होगा, क्या सारे रिफ्लेक्सेस वॉलेंट्री मूवमेंट जो है गड़बड़ा जाएगी, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स की वाट लग जाएगी, डेफिकेशन रिफ्लेक्स की वाट लग जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इसको मैनिंगोसिल बोलते हैं, बट ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। एक बीमारी और होती है अर्नॉल्ड चेरी मॉल फॉर्मेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ माल फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन इन्वॉल्विंग द ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। जो सेरेबेलम होता है, पीछे छोटा दिमाग, और ब्रेन स्टेम यानी मेडुला पोन्स, इसमें प्रॉपर डिफेक्ट आता है, ये प्रॉपर बन नहीं पाता। The primary defect is the elongation of medulla and part of vermis of cerebellum। ठीक है, आप ये जानते हैं, ये सेरेबेलम है, देखा होगा आपने। और देखिए झूम करके बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज अ वर्मिस, याद आ रहा है, जो दो सेरेबेलम जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वर्मिस। ये वर्मिस कीड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसके आपको पता होगा 9 पार्ट है, आला ने, नोड्यूल ने, फ्लॉक्यूलस ने, टॉन्सिल्स, सुना तो होगा, फर्स्ट ईयर की बात है वैसे। तो वो थोड़े से एग्जागरेटेड आ जाते हैं, ठीक है। और मेडुला भी लॉन्गेटेड हो जाता है, तो सेरेबेलम टॉन्सिल्स बनने लग जाते हैं, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और इस वजह से बाय बर्थ बच्चे का माथा बड़ा होता है, हाइड्रोकेफेलस यानी कि बड़े माथा वाला बच्चा पैदा होता है। और इसका मरीज मैंने जब भोपाल में पीजी कर रहा था तब देखा था। एक संस्था है ईसाइयों की, वो इस तरह के डिफेक्टेड बच्चे ही जो है नेहरू नगर में है भोपाल में, मिशनरी, तो वहां पे सब डिफेक्टेड बच्चे ही है, कोई पैरालाइज्ड है, कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, तो कोई अर्नॉल्ड चेरी मालफॉर्मेशन वाला बच्चा। मैंने पहली बार बीमारी पीजी में वहां पड़ी थी, कि वहां पे जो उनकी फाइल देखी तो बच्चा बिल्कुल बड़ा माथा का, और 2 फीट का बच्चा होगा, इतना बड़ा, है ना। और उम्र उसकी 8 साल थी। आई वॉज शॉक्ड, मैंने को सोला 8 साल का बच्चा और 2 फीट का, और माथा बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल लग रहा था हाइड्रोकेफेलस है ना। तो फिर अर्नॉल्ड चेरी मालफॉर्मेशन पड़ा, तो इसमें सेरेबेलम टॉन्सिल डेवलप हो जाते हैं, मेडुला पोन्स का कुछ हिस्सा इलोंगेटेड हो जाता है, और उस वजह से सेंट्रल कैनाल और फोरामेना लुश्का ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से सीएसएफ ड्रेन नहीं हो पाता, और हाइड्रोकेफेलस मिलता है बचपन से। वैसे भी हाइड्रोकेफेलस छोटी बच्चे की उम्र में ही मिलेगा, क्योंकि यदि सीएसएफ का आउटफ्लो ब्लॉक होगा, बड़े में ब्लॉक होगा, तो वो इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा के माइग्रेन कराएगा। यदि छोटे बोन सॉफ्ट है, स्कल सॉफ्ट है, तभी वो बढ़ सकता है। इसलिए छोटे बच्चे की ये है कि माइक ऑफ करो,
अदनान देखना किसका माइक ऑन है, ऑफ कर दो। ठीक है, चलो। तो कॉन्जेनिटल हाइड्रोकेफेलस मिलता है इसके अंदर, या अर्नोल्ड चली मॉल फॉर्मेशन है, वो पता होना चाहिए। नाउ अब मैं आपको जो रियल टॉपिक है उस पर आता हूँ। हालांकि ये भी आपको सेकंड ईयर में आज तक नहीं पूछा गया है, देन ऑल्सो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो है हाइड्रोकेफेलस। तो क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल, वो दोनों लेटरल वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वाला इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना के थ्रू सीएसएफ को थर्ड वेंट्रिकल में डालते हैं। थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट में, सेरेब्रल एक्विडक्ट से सीएसएफ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है ये सेंट्रल कैनाल में। ठीक है, इसके अलावा दो छेद होते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में, नाम सुना होगा जिसने फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ा होगा तो, फोरामिना लुस्का एंड फोरामिना मगेंडी। ये फोर्थ वेंट्रिकल में दो छेद होते हैं, इससे सीएसएफ सब अरेक्नोइड स्पेस में पहुंच जाता है। मान लो सीएसएफ नॉर्मल बन रहा है जितना बनना था, बट उसका आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो भी छोटे बच्चे का सीएसएफ बढ़ता जाएगा ब्रेन में, वेंट्रिकल फूलेंगे, और चूंकि बच्चे की क्रेनियल बोन सॉफ्ट होती है ना, सुचर लिगामेंट्स ओपन होने के लिए कैपेबल होते हैं, तो माथा बड़ा हो जाता है। इस बीमारी का नाम है हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोसिफिलस, जो आपको बोलना हो। तो हाइड्रोसिफिलस is used for increased volume of CSF within a skull accompanied by dilatation of the ventricle। तो जो चारों वेंट्रिकल की मैंने बात करी, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, वो सब डायलेट हो जाते हैं सीएसएफ की अधिकता से। इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस हाइड्रोकेफेलस देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इससे आईसीटी बढ़ जाता है। आईसीटी इंक्रीज्ड क्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, इंटरनल हाइड्रोकेफेलस हाइड्रो और एक्सटर्नल। अंदर के अंदर सिर्फ वेंट्रिकल फुला हुआ है तो इंटरनल हाइड्रोकेफेलस, और स्कल भी इनलार्ज हो गया, एक्सपांड हो गया तो एक्सटर्नल। विजिबल कौन सा होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो इसकी आपकी बुक में लिखा सोर्स एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, तो जरा डीप में मत जाइएगा। ये जो कोराइड प्लक्सस दिख रहा है आपको आर्टरीज का, ये कोराइड प्लक्सस और एक ये कोराइड प्लक्सस है। ये कोराइड प्लक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल है, ये कोराइड प्लक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है। इसमें जब भी ब्लड आता है तो वो छन के बन जाता है सीएसएफ। इट इज अ लिम्फ ऑफ नर्वस सिस्टम, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सर्कुलेशन अभी बताया मैंने, दोनों लेटरल वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकल फोरामेना के थ्रू जुड़ते हैं, फिर वहां से जो सीएसएफ है थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से वो सेरेब्रल एक्विडक्ट में जाता है, फिर वहां से वो फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फिर फोरामेना लुस्का फोरामेना मगेंडी के थ्रू वो जो है वो कहाँ जाता है बोले तो सब अरेक्नोइड स्पेस में, और इस तरह से बनता है, चलता रहता है। 200 ml पर आवर की स्पीड से सीएसएफ बनता है, लेकिन जितना बनता है 1 घंटे में उतना पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, यूज हो जाता है, तो नेट वॉल्यूम 150 ml रहता है, और ये हमेशा 150 ml ही रहेगा। यदि ये क्वांटिटी बढ़ रही है, या तो सीएसएफ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, दोनों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, चलो कॉजेस। प्राइमरी प्राइमरी हाइड्रोसेफेलस डिफाइन एज द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ में एक्चुअली में सीएसएफ भी बढ़ गया है। अब वजह हो सकती है और क्या हो सकता है सेकेंडरी, या देखो तो प्राइमरी में ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, या तो इंटरवेंट्रिकल फोरामेना में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, थर्ड वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्लॉक हो जाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल ब्लॉक हो जाएंगे, फोरामेना लुस्का फोरामेना मगेंडी ब्लॉक हो जाएगा, सेंट्रल कैनाल ब्लॉक हो जाएगी। 5-6 तरीके कहीं भी ब्लॉकेज कर देना। दूसरा ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, या ब्लॉकेज कहीं नहीं है लेकिन बन ही ज्यादा रहा है। नदी में बाढ़ क्यों आ जाती है, क्या नदी कहीं ब्लॉक रहती है, नहीं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ वाटर, खूब पानी पड़ गया बाढ़ आ गई। और डिफिशिएंट रीअब्जॉर्प्शन, सब अरेक्नोइड जो स्पेस होता है उसमें अरेक्नोइड विलाई जो होती है, अरेक्नोइड विलाई वो एब्जॉर्ब करती है, कई बार मेनिंजाइटिस वगैरह की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वो भी प्रॉब्लम है। आप अमीर कैसे बन सकते हो, ये बनिए लोग जो होते हैं कंजूस है ना, गुप्ता लोग, जैन लोग, ये अमीर कैसे बनते हैं। बाकी एब्सेक्शन में कुछ गरीब भी है, लेकिन वो इसलिए बनते हैं कि वो जितना भी कमाते हैं ना, जितना भी, वो मान लो 20,000 महीना कमा रहे होंगे तो 10,000 महीना ही खर्च करेंगे,
वो जो भी 10,000 कमाएंगे तो 5,000 ही खर्च करेंगे, 5 कमाएंगे तो नहीं खर्च करेंगे। यानी डेफिशिएंट, मतलब एब्जॉर्प्शन, जो भी प्रोडक्शन है उससे एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। क्लियर है? चलो दूसरा, सेकेंडरी हाइड्रोकेफेलस। सेकेंडरी हाइड्रोकेफेलस इज मच लेस कॉमन। इट डिफाइंस द कंपनसेटरी इंक्रीज ऑफ सीएसएफ ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूरल टिश्यू एंड ऑल। तो कोई न्यूरल टिश्यू लॉस्ट हो गया कि किसी वजह से इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, सेरेब्रम में एट्रोफी हो गई, सेरेब्रल स्ट्रोक इन्फेक्शन आ गया, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या लफड़ा है, तो उस वजह से कंपनसेटरी सीएसएफ बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और इस वजह से दिमाग माथा बड़ा हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट हाइड्रोकेफेलस। ग्रॉसली आपको वेंट्रिकल डायलेट मिलेंगे, माथा बड़ा मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये बीमारी है, 5 नंबर है, पूछ ले तो पूछ ले, वैसे नहीं आता। अब जो नेक्स्ट बीमारी है वो पढ़ा रहा हूँ, मेनिंजाइटिस। वैसे मेनिंजाइटिस 3 टाइप की होती है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस। ब्रेन की जो कवरिंग्स होती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल हो सकता है और ट्यूबरकुलर हो सकता है। सबसे कॉमन जो है वो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। बाकी साले दो तो दहेज में आए हुए हैं हमको हमेशा मिल जाते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो, वो इसमें भी आ जाते हैं। सुडोमोनास, क्लेप्सेला, प्रोटीएस, साले ये तो हमेशा आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो एक तो बैक्टीरियल पायोजेनिक होती है, दूसरी ट्यूबरकुलर, ये एम टीबी यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। वैसे टीबी लंग्स की प्राइमरी बीमारी है, बट ये हाथों में भी जा सकती है, कल ही मैंने पढ़ाया। ये बोन टीबी भी हो सकती है, ब्रेन टीबी भी हो सकती है। तो ब्रेन टीबी के तहत ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में कॉमन है, बाकी विश्व में कहीं मिलता ही नहीं। और एक वायरल मेनिंजाइटिस भी होता है, वायरस से होता है, हेपेटाइटिस, एप्स्टीन बार वायरस, है ना, और भी दूसरे आर्थोमिक्सो पैरामिक्सो वायरस। लेकिन ये भी हमारे देश में कम कॉमन है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है, 100 में से 95 मरीज, जो 96 मरीज जो किसी के आएंगे तो वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के आएंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, और बता दूं मैं, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। जब भी ये बीमारी होती है तो मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ये मस्तिष्क ज्वर है, दिमागी बुखार, हालत खराब हो जाती है, बच्चों को कन्वर्जन आने लग जाते हैं, बहुत तेज बुखार आता है, ट्रेमेंडस हेडेक होता है, उल्टियां चालू हो जाती है, और कई बार हाइपर पायरेक्सिया से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो बहुत खतरनाक है ये मेडिकल इमरजेंसी है। मेनिंजाइटिस को कोई हल्के में नहीं ले सकता। तो मेनिंजाइटिस इज इंफ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेनिंजिस। मेनिंजिस 3 होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। ठीक है, मेनिंजाइटिस में इन्वॉल्व द ड्यूरामेटर, कभी कभी सिर्फ बाहर बाहर का ड्यूरामेटर ही इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम पैकी मेनिंजाइटिस बोलते हैं, PACHY, पैकी मेनिंजाइटिस। या फिर पायामेटर और अरेक्नोइड में इन्वॉल्व होता है अंदर वाला, इसको लेप्टोमेनिंजाइटिस बोलते हैं। आप मुझे बताइए माइक अनम्यूट करके, कौन ज्यादा कॉमन होगा? बाहर वाला ड्यूरामेटर ज्यादा इन्फ्लाम्ड होगा कि ब्रेन की तरफ अंदर वाला पायामेटर? बताओ जरा, माइक खोलो। बताया कोई? हार वाला सर। हाँ, हार वाला। चलो आवाज कम आ रही है। अंदर वाला पायामेटर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अंदर वाला, क्योंकि ब्रेन इन्फेक्शन है, ब्रेन में एब्सेस है, ब्रेन में कोई भी ओटाइटिस मीडिया से इन्फेक्शन ऊपर चले गया, ऑर्बिट ऑर्बिट आग का इन्फेक्शन ऊपर चले गया, तो अंदर वाला जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ड्यूरामेटर तब इन्वॉल्व होगा जब खोपड़ी स्कल में कोई तकलीफ होगी। अब माथा फूट जाएगा, स्कल फूट जाएगा, तो व्यक्ति आईसीयू में एडमिट रहेगा, तो एंटीबायोटिक तो खाएगा ही खाएगा। तो ड्यूरामेटर जनरल इन्वॉल्व नहीं होता। तो यही लिखा है, द लेटर इज फॉर मोर कॉमन। तो जो लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है, लेप्टोमेनिंजाइटिस जिसमें पायामेटर इन्वॉल्व होता है, अरेक्नोइड इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है,
वॉइस नहीं आ रही सर। आवाज आ रही? जी सर। आ रही सर। ओ, तुम्हारे समय रोज लाइट जाती है भैया, है ना? आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं होता है लगता है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट पायोमेनिंजाइटिस। यही आपके सिलेबस में भी है। एक्यूट पायोजेनिक, पायोजेनिक मतलब पस, जिसे पस बनता हो, या एक्यूट पुरुलेंट मेनिंजाइटिस इज द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ पायामेटल अरेगनॉइड एंड सीएसएफ इनक्लोज्ड इन। तो जो सीएसएफ होता है ना, वो भी गंदा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है along with the meninges। आपने नारियल तो फोड़े होंगे यार कभी ना कभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि नारियल जो होता है, आगे लाइट, जो नारियल होता है वो जब फोड़ते हैं तो उसमें से जो पानी आता है वो बहुत गंदा गंदा बदबूदार पानी आता है। तभी अपन समझ जाते, टर्बिड पानी आता है, समझ जाते हैं कि यार ये नारियल का टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। अरे यार नारियल सड़ गया यार, क्यों, कैसे मालूम पड़ा? अरे वो पानी खराब है यार, उसका गंदा टेस्ट था। तो नारियल के पानी यानी कि सीएसएफ यदि टर्बिड हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, पुरुलेंट हो रहा है, तो गारंटेड मेनिंजाइटिस भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉजेस क्या है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, साला ई कोलाई जो पेट में रहता है यूटीआई कराता है। एच इन्फ्लुएंजी, सर्दी खांसी बुखार करने वाला हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये भी कराता है। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये पढ़ाऊंगा मैं माइक्रोबायोलॉजी में, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोनिमोनी, साले बैक्टीरिया जो है वो मेनिंजाइटिस कराते हैं। बट सो कैसे ये मेनिंजाइटिस हो सकता है? पहला है मोस्ट कॉमन इन द ब्लड, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है वो वहां पहुंच गया मेनिंजिस में और वो इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरा एडजेसेंट फोकस, ब्रेन में इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गया, है ना? ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस में पहुंच गया। आई के जो इन्फेक्शन है, पेरानेसल साइनस के जो इन्फेक्शन है, वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए? मेनिंजाइटिस। ठीक है, और एट्रोजेनिक भी होता है डॉक्टरी गलती से। एक तकनीक होती है, आप लोग सब जानते हो, सीएसएफ पढ़ा है फर्स्ट ईयर में आपने अभी अभी, लंबर पंक्चर। L3 L4 L2 L3 के बीच में हम सुई घुसाते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं और सीएसएफ निकाल के बाहर देखते हैं कि भैया कोई बीमारी तो नहीं है। तो कभी कभी इन्फेक्शन उसके थ्रू भी चले जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। ग्रॉसली पस एक्यूमुलेट इन द सबरेक्टल स्पेस, सीएसएफ बहुत ज्यादा टर्बिड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और पूरा सबरेक्टल स्पेस के अंदर गाढ़ा गाढ़ा टर्बिड, जैसे वो बदबूदार नहीं होता नारियल पानी, इस तरह का गंदा सीएसएफ इकट्ठा हो जाता है। माइक्रोस्कोपी न्यूट्रोफिल मिलेगी। क्यों न्यूट्रोफिल मिलेगी भैया? क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन है। क्रोनिक होता तो कौन मिलती भैया? मोनोसाइट। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे मेनिंजाइटिस के? तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मेडिकल इमरजेंसी, मैंने पहले ही बताया था, ये मेडिकल इमरजेंसी, व्यक्ति को आईसीयू में रखना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी नहीं तो। इमीडिएट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आता है, सीवियर हेडेक, जबरदस्त सर दर्द होता है, ट्रेमेंडस, वॉमिटिंग,
और इसमें प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, सेरेब्रल वॉमिटिंग, बिना नोजिया के धड़ाम से उल्टी हो जाती है। जब जब इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, सेरेब्रल वॉमिटिंग। स्टूपर, ड्राउजीनेस, पेशेंट बिल्कुल सुस्त हो जाता है, कोमा में जा सकता है व्यक्ति, कन्वर्जन्स आ जाते हैं। और एक होता है, इसको कर्निक साइन भी बोलते हैं। इसके अंदर गर्दन जो होती है उसमें जबरदस्त स्टिफनेस आती है, ठीक है। कर्निक साइन क्या होता है कि पेशेंट को लेटाओ और उसकी जो ये गर्दन है उसको फ्लेक्स करो, तो थाई भी जो है वो फ्लेक्स्ड हो जाती है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं कि कर्निक साइन में पेशेंट को लेटाओ, उसको, उसका जो थाई है वो और घुटने के बीच में 90 डिग्री के एंगल रखते हुए थाई को पेट की तरफ लाओ, थाई को थोड़ा फ्लेक्स करो। जैसे ही ये करोगे पीछे बहुत जोर से पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होगा। यदि बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ तो कर्निक साइन पॉजिटिव। क्लियर है? चलो, तो गर्दन में स्टिफनेस मिलेगी, गर्दन जो है वो झुक नहीं पाएगी व्यक्ति की, ठीक है। सीएसएफ चेक कराएंगे, क्या मिलेगा? नेकेड आई अपीयरेंस द क्लाउडी फ्रेंकली पुरुलेंट सीएसएफ। जैसे वो बदबूदार नारियल पानी नहीं हो जाता है ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला, गाढ़ा, पीला पीला, तो इस तरह का पुरुलेंट सीएसएफ मिलेगा। सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाएगा 180 mm ऑफ वाटर से ज्यादा। न्यूट्रोफिल काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सीएसएफ में, है ना। सीएसएफ में प्रोटीन बढ़ जाता है, शुगर घट जाती है। तो ये आपको एज इट इज रटना पड़ेगा, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। जैसे बता दूं, बैक्टीरिया शुगर को यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए शुगर घट जाती है, ये ध्यान रखना। बाकी जब बढ़ता है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ये है एक्यूट पायरियोनिक मेनिंजाइटिस, यही आपको आती है। बट मैं सब इसके बाद की भी दो मेनिंजाइटिस के नाम बता रहा हूँ। एक है एक्यूट वायरल या एसेप्टिक या लिम्फोसाइटिक। तो ये एंटेरोवायरस, इकोवायरस, मम्स वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एचआईवी वायरस से ये होती है। इसके अंदर भी सारे सिम्टम मेनिंजाइटिस के वैसे ही मिलेंगे, बट सीएसएफ में बदबू पुरुलेंट नहीं होता है वो, और जितने भी मैंने सीएसएफ का कैरेक्टर बताया वो इसमें नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, इसमें लिम्फोसाइट काउंट बढ़ा हुआ रहता है, न्यूट्रोफिल नॉर्मल है, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर आखिरी में ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर में माइकोबैक्टीरियम टीबी के बैक्टीरिया देखने में मिलेंगे। हमेशा हिस्ट्री मिलती है उसमें लंग्स टीबी की, ब्रेन टीबी की, और ये हमारे देश में थोड़ा कॉमन है, बाकी विश्व में कहीं नहीं मिलता, इसलिए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। तो ये 5 नंबर में मेनिंजाइटिस आता है, 10 नंबर में आप देख लीजिएगा। चलो, लास्ट एक बीमारी है छोटी सी, लेकिन वो रेबिस जब आप पढ़ोगे फोर्थ ईयर में तब आपको और पढ़ना पड़ेगी। वो है एनसेफेलाइटिस या इनकेफेलाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ सिफिलस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन इज नोन एज इनसेफेलाइटिस। तो ब्रेन इन्फ्लाम्ड हो जाए, और इससे बुरा कोई इन्फ्लामेशन नहीं है हमारे शरीर में। कंजक्टिवाइटिस हो जाए, राइनाइटिस हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए, स्टोमेटाइटिस हो जाए, न्यूराइटिस हो जाए, कार्डाइटिस हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए, अरे कुछ भी हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, लेकिन जो इंसिफेलाइटिस है ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्गन है ही क्या? हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्गन हमारी ब्रेन है, और यदि वही इन्फेक्टेड हो जाएगी तो हो गया। फिर तो इंकेफेलाइटिस रेबीज को मिलता है, और आप सब जानते हैं रेबीज इज द मोस्ट लीथल डिसीज। हुआ तो मौत तय है, और विद इन अ वीक, मतलब बोलना चाहिए वैसे कि बहुत सारे बुक में लिखा कि कोई कोई एक एक हफ्ता भी जी लेता है, बट हार्डली 2 दिन 3 दिन में मौत हो जाती है। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं रेबीज, बताओ। तो पेरेन्काइमल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन इज टर्म इनकेफेलाइटिस। इनकेफेलाइटिस में रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड प्रोटोजोल। तो अमीबा, वमीबा, पैरामीशियम यानी पैरासाइट्स, फंगस, वायरस और बैक्टीरिया, ये सभी जो है वो इंसेफेलाइटिस करा सकते हैं। पहला मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, वो है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन इज यूजुअली सेकेंडरी टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेनिंजेस। तो मेनिंजेस वगैरह इन्फ्लाम्ड थी, साला वो टिश्यू ने ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लिया, या फिर ब्रेन एब्सेस हो गया, है ना, ब्रेन में फोड़ा है, टीबी है, तो उस वजह से इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। ब्रेन एब्सेस मतलब कि सपुरेशन
पाउच बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती है, फोड़े बन जाते हैं ब्रेन में। ठीक है। अब उसकी वजह या तो स्कल का फ्रैक्चर हो, या ओटाइटिस मीडिया वगैरह, साइनोसाइटिस वगैरह, ब्रेन में इंफेक्शन करा सकता है, या ब्लड के थ्रू भी जाता है। ठीक है। ब्रेन एब्सेस बहुत डेंजरस चीज है भैया, मजाक नहीं है, डेथ हो जाती है। ठीक है। न्यूरोसिफिलिस ये भी आपको पढ़ाया जा चुका था, जब मैंने जनरल सर्जरी पढ़ाई थी तब सिफिलिस पढ़ाया था, और बताया था टर्शरी सिफिलिस डिफ्यूज हो जाता है, वो नर्वस सिस्टम की भी वार्ड लगाता, न्यूरोसिफिलिस वो हार्ट और इसकी भी वार्ड लगाता है। तो सिफिलिटिक मेनिंजाइटिस, सिफिलिटिक इंसेफेलाइटिस वगैरह भी इंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है सिफिलिस की वजह। लेकिन ये बहुत रेयर हो गया है अब के समय में, टर्शरी सिफिलिस आप नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। क्लियर है। इसी वजह से सिफिलिस जब और पुराना हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीमारी को टैप्स डॉर्सेलिस बोलते हैं, टैप्स डॉर्सेलिस, या लोकोमोटर अटेक्सिया। हाथ पांव नीचे के झूलते हैं क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है इसमें। पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक डैमेज हो जाता है, सुना होगा फर्स्ट ईयर में आपने। तो हाथ पांव जूझते हैं, स्पेशली पांव। तो टैप्स डॉर्सेलिस ये भी आप फोर्थ ईयर में पढ़ोगे। ठीक है। चलो, इसके अलावा फिर वायरल हेपेटाइटिस होता है। वायरल हेपेटाइटिस जो जितने वायरस मैंने अभी इंसेफेलाइटिस के बताया, मेनिंजाइटिस के बताए, इको वायरस, एप्स्टिन बार वायरस, HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हर्पीज वायरस, मम्स वायरस, वो सभी इनकेफेलाइटिस भी करा सकते हैं। क्लियर है। चलो, हर्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पोलियो वायरस है, एड्स वायरस है। ठीक, बाकी काम का नहीं, फंगस भी होता है, प्रोटोजोवल भी होता है। अब समझाने वाली बात है कि इंसेफेलाइटिस में होगा क्या। जबरदस्त तेज बुखार आएगा। दूसरा, इन्फ्लामेशन का आखिरी साइन होता क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ब्रेन काम नहीं करेगा। अब ब्रेन काम नहीं करेगा तो क्या हार्ट रेट मेंटेन होगी, क्या रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन होगी, क्या रिफ्लेक्सेस मेंटेन होंगे, क्या हम जिंदा रह पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो इनकेफेलाइटिस का अंत है एक्यूट सडन डेथ, बहुत जल्दी व्यक्ति मर जाता है। और आपको रेबिस के जितने भी सिम्टम बताओगे, डिस्फेजिया, कन्वर्जन, लकवा मार जाना, है ना, जरा सा साउंड सुन लो कि आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पानी का चमकीला पानी देख नहीं पाता है, कन्वर्जन आ जाते हैं, पानी पिएगा तो इसोफेगस में स्पाज्म आ जाएगा, जोर से सांस लेगा तो ट्रेकिया में स्पाज्म आ जाएगा। ये स्थिति होती है रेबीज इनकेफेलाइटिस की। तो बहुत बुरी मौत मरता है व्यक्ति यदि इनकेफेलाइटिस होता है तो। थोड़ा रेयर है, भगवान का शुक्र है, नहीं तो व्यक्ति की मौत है। ठीक है। चलो, ठीक, तो आई थिंक आपको इतना ही पढ़ना है। एक शब्द जरूर आप याद कर लीजिए, अगले पेज पे लिखा हुआ है, सेरेब्रल इन्फॉक्शन। जैसे मैंने आपको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पढ़ाया था हार्ट में, ये मायोकार्डियम ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा था, एज इट इज ब्रेन, मतलब हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा था, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो सेरेब्रल इन्फॉक्शन का मतलब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता। अब उसकी वजह आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और आप सब जानते हो ब्रेन को सप्लाई कौन करता है, सर्कल ऑफ विलिस। नाम सुना है कि नहीं, सुना है नहीं सुना है? ये देखिए, सुना है। ये सर्कल ऑफ विलिस है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है। पोंटाइल आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी, सेरेबेलर आर्टरी, ऑप्टिक कियाज्मा के वहां पे एक चक्रा बनाते हैं जिसको सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। तो उसमें आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गए हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, वेन ब्लॉक हो गई है, कोई गठान वठान ने आर्टरी दबा दी हो, तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता, दैट इज नोन एज सेरेब्रल इन्फॉक्शन। सडनली लकवा मार जाएगा, दिखाई देना, बोलना बंद, राइट या लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। कई बार दोनों हाथ पांव, टेट्राप्लेजिया, दोनों सब लकवाग्रस्त हो जाते हैं, दोनों हाथ दोनों पांव। और व्यक्ति की अगेन यदि कोमा में चले जाता है और जल्द ही इलाज नहीं हुआ तो डेथ हो जाए। ठीक है, पता होना चाहिए। चलो, बस मुझे लगता है इतना ही आपके लिए आता है, इसमें बहुत है। ठीक है। ठीक, बाकी ट्यूमर व्यूमर सब आपको फोर्थ ईयर में ही पढ़ना है। ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम है। ठीक। चलो, तो बस अगला चैप्टर आपके सिलेबस में ही नॉर्मल वैल्यूज। तो मुझे लगता है पैथोलॉजी में इतने सारे टॉपिक थे जो आपको जनरली पूछते हैं, इसमें एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने छुड़वा रखा है, इम्यूनोपैथोलॉजी। उसमें मुझे आपको एमाइलोडोसिस पढ़ाना है, एनाफाइलेक्टिक शॉक पढ़ाना है, ये दो टॉपिक पढ़ाना है। बट एमाइलोडोसिस थोड़ा टफ है, इसलिए मैं सबसे आखिरी में लूंगा उसको। तो पैथोलॉजी में अंदर जितना मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आता है।
बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, वो मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए पैथोलॉजी में इतना ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट कल वाली क्लास से एफएमटी स्टार्ट करेंगे, और अब हम वीक में 2 दिन, एक दिन ऑर्गन और मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए एग्जिट हो जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।